यूक्रेन का जश्न आजादी 3.5 साल रशियन हमले के बाद वजीर आजम कनाडा के मार्क कार्नी ने शिरकत की। वादा किया यूक्रेन का हर लम्हे साथ देने का। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इस पे भी बात करेंगे, साथ साथ गजा में क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और अपने फिगर्स रिलीज किए हैं इजरायलियों ने खुद ही, जो दिखाते हैं कि सिविलियन जो शहीद हुए उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ ब्रिटानिया के अंदर एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट, अक्सरियत बिल्कुल खिलाफ है। और इमिग्रेशन के सब चीजों के ऊपर निगाह है हमारी। पीर अगस्त 25 का रोज आज पाकिस्तान के अंदर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं यूक्रेन से, जहां पे कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने शिरकत की है और उन्होंने कहा है कि रशिया को रोका जा सकता है और कनाडा यूक्रेन के हर मुश्किल वक्त, अच्छे वक्त में साथ देगा। साथ साथ मार्क कार्नी ने यह भी कहा कि कनाडा इनफैक्ट अस्करी फोर्सेस यूक्रेन भेजने के लिए तैयार है अगर एक मुआहिदा हो जाता है, अमन मुआहिदा, जंग बंदी मुआहिदा हो जाता है रशिया और यूक्रेन के दरमियान। ज़ेलेंस्की ने भी इस मौके के ऊपर बात की और कहा कि ये आज़ादी हमने बहुत मुश्किलों से जीती और हम इसको बरकरार भी रखेंगे। सुने मुख्तसर कि ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, воюючи, захищаючись під ударами, під тривогами, але сильною і, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла, в російське небо і на російську землю. तो मार्क कार्नी ने शिरकत की इस इवेंट के अंदर और $2 अरब इजाफी इमदाद, अस्करी इमदाद देने का फैसला किया यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को। अभी तक कनाडा पता नहीं कितने अरब डॉलर दे चुका है, मगर कुल मिला के कोई $200 अरब इस 3.5 साल के अंदर यूक्रेन के थ्रू पास हो चुके हैं। अमेरिका ने भी कुछ वेपन्स के ऊपर अपना हाथ रोका हुआ था, फिर दोबारा उनको खोल दिया अभी ट्रम्प की हुकूमत ने, फिर दोबारा बेसिकली उनके ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स डाले, बट कोई भी चीज परमानेंट नहीं लग रही, सिवाय इसके कि ट्रम्प चाहता है कि जल्द अज जल्द रशिया और पुतिन के दरमियान और ज़ेलेंस्की के दरमियान ये मुआहिदा हो और ये जंग रुके, मगर लग नहीं रहा। याद रखें कि लग रहा था कि फॉर एग्जांपल रशिया और ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी बहुत जल्द। ट्रम्प की ये जो मीटिंग हुई है पुतिन की के साथ अलास्का में, उसके बाद, मगर उसके बाद थोड़ा सा जरा हिचकिचाहट आ गई और कहा कि नहीं, अभी हम फिलहाल ये मुलाकात नहीं करना चाहते। और ये रशिया ने कहा कि तैयार नहीं है दूसरी तरफ। मगर ज़ेलेंस्की ने जो मौका था 24 अगस्त का, जो जश्न आज़ादी मनाई जा रही थी यूक्रेन के अंदर, उसके मौके के ऊपर कहा कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाओ और कुछ चीज करो अगर इंटरेस्टेड हो अमन के अंदर। मगर लग नहीं रहा। ज़ेलेंस्की कहता है कि ये मुमकिन है। यहां तक कि ज़ेलेंस्की का ये भी कहना है साथ साथ कि सिर्फ डायरेक्ट टॉक्स ही रशिया के साथ इस इश्यू को रिजॉल्व कर सकती हैं। अच्छा, ये हो रहा है एक तरफ रशिया और यूक्रेन के दरमियान। दूसरी जानिब एक बड़ी अहम खबर आई है, सीरिया और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए या बरकरार रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एडवांस स्टेज पे चल रहे हैं। और लग रहा है कोई डील शायद इन द वर्क्स है एक तरफ, जहां पे अहमद अल शरा की हुकूमत और नेतन्याहू की हुकूमत कुछ एक दूसरे को रिकग्निशन देंगे और ये मुआहिदा करेंगे कि यार हम आपके एरियाज के अंदर इस तरह नहीं घुसेंगे। मगर कोई भी चीज जो इजराइल करता है उसके ऊपर आप यकीन दहानी या यकीन नहीं कर सकते, स्पेशली ऐसे वक्त में जब उनके अपने डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स जो है वो कह रहे हैं कि जी हमने गाजा में तो जो किया सो किया, अब हम यमन और हूतीस के भी पहले बॉर्न बच्चे जो हैं उनको जाके हम मारेंगे। तो हर जगह बस जंग करनी है नेतन्याहू ने, और इजराइल की जो कैबिनेट है इसने ये अपनी जंग रोकना नहीं चाह रहे।
और इसीलिए एक इजरायली मिलिट्री की अपनी असेसमेंट के मुताबिक कोई 83% जितनी भी अभी तक शहादतें हुई हैं गजा में फलस्तीनियों की, उसके अंदर से 83% औरतें, बच्चे और बुजुर्ग थे, सिविलियंस थे बेसिकली, जो मारे गए हैं। सिर्फ 17% जो शहादतें हैं वो आर्म्ड कॉम्बैटेंट्स की। ये फिगर भी वो पता नहीं किस तरीके से डिटर्मिन कर रहे हैं इजरायलीज, हमें नहीं पता, मगर उनकी अपनी रिपोर्टिंग ये कह रही है कि 83% जो लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं गजा में, वो सिविलियंस थे। उनका मिलिट्री हमास से कोई एज सच ताल्लुक नहीं था। अभी तो हमें यही नहीं पता कि कितने लोग मरे हैं। वो भी जब फिगर सामने आएंगे हमारे, तो फिर हमें जाके पता लगेगा कि कितनी बात आगे जा चुकी थी और किस हद तक ये चीज हुई है कि इसको साल लग जाएंगे इस चीज को टू ग्रैपल के हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अच्छा, इसराइल की बात हो गई, यूक्रेन रशिया की बात हो गई। एक और बड़ी अहम बात थी यूक्रेन रशिया की। रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव का भी स्टेटमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि यूरोपियन लीडरशिप जो है वो चाहती है कि अमन हो यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ एक तरफ। दूसरी जानब जेडी वांस जो अमरीकी नायब सदर हैं, उन्होंने कहा है कि अपना जब ये मुलाकात जो हुई थी अभी ट्रंप और पुतिन की, उसके अंदर रशिया ने बहुत सिग्निफिकेंट मुज़ाकरात के अंदर अपनी पोजीशन को नरम किया था थोड़ा, और कंसेशन देने के ऊपर भी बातचीत शायद आगे बढ़ी थी। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑल, जो भी कह लें आप, एक तरफ रशिया यूक्रेन और दूसरी तरफ इसराइल और गजा को लेकर, ये दो डिफाइनिंग इश्यूज हैं नो डाउट। सीरिया टाइड है ना इसराइल के साथ, उसकी रेजोल्यूशन भी, उसके ऊपर अमेरिका, तुर्की और सीरियन जो रजीम है इनकी, वो भी अपना अहमद अल जरागी वो कोशिश कर रही है। इसराइल के भी स्टेक्स हैं इसके ऊपर, मगर इसराइल अब रिस्ट्रेन करना उससे बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी चीज जो इसराइल करने जा रहा है, जो भी बात वो करता है बज़ाहिर तौर के ऊपर, उसके ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते। आखिर में ब्रिटानिया के अंदर एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। लंदन के गैटविक एरिया के बाहर तकरीबन 200 मुजाहिरीन जमा हुए और उन्होंने मुजाहरा किया जो बेसिकली असाइलम सीकर्स 4 पॉइंट्स शेरिटन होटल हॉर्डली के अंदर जो रिहाइश पजीर थे, उनके खिलाफ मुजाहरा किया। इसके अंदर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सिचुएशन बहुत टेंस है ब्रिटानिया में, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे ग्रुप्स, फार राइट ग्रुप्स आ गए कि यार इमिग्रेंट्स को बाहर निकालो, हमारी रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा किया हुआ है उन्होंने, बैठे हुए कब्जा करके। हम नहीं चाहते कि बाहर से लोग आए और हमारी नौकरियां लें, हमारी स्पेस में रहें, चीजों को और एक्सपेंसिव करें। तो ये मूवमेंट ब्रिटानिया के अंदर ग्रो हो रही है और इसीलिए शायद नाइजल फराज जो हैं वो बहुत एक बार फिर इन वोग आ गए हैं और लग रहा है कि उनकी जो पार्टी है रिफॉर्म ब्रिटेन पार्टी जो है वो शायद हुकूमत बनाए, क्योंकि ये लेबर पार्टी बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो गई है और लोगों का ट्रस्ट इसके ऊपर से उठ गया है। जेरमी कॉर्बन की पार्टी है, ज़ारा सुल्ताना भी है उसके साथ, वो शायद लेबर को रिप्लेस कर ले, मगर इस बार जो फार राइट पार्टीज हैं और स्पेशली नाइजल फराज जैसे जो सियासी लीडर हैं, उनकी बारी ऊपर लग रही है। आखिर में निगाह डालते हैं ब्रिटानिया के साथ आयरलैंड के ऊपर। वहां पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स परेशान हैं, कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और वर्बल अटैक्स और अब्यूज उनके ऊपर बढ़ रही है। स्पेशली जुलाई और अगस्त के अंदर जो पाकिस्तानी और आयरिश पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वहां पे, वो कह रहे हैं कि जी रेसिज्म बहुत अरूज पे जा चुका है, ना सिर्फ उन डॉक्टर्स के लिए जो पाकिस्तान से आयरलैंड आए थे, बट उनके लिए भी जो पैदा हुए थे आयरलैंड में, उनके खिलाफ भी रेसिज्म बढ़ गया है। तो अब आयरलैंड में लोग रहना नहीं चाह रहे इसी वजह से, क्योंकि वहां पे भी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट जो है, और स्पेशली सोशल मीडिया और इंटरनेट को लेकर इसने चीजें बहुत मुश्किल कर दी हैं। हर जगह ही लग रहा है कि पाकिस्तानियों को या माइनॉरिटीज को और दुनिया भर के अंदर एक आग सी लगी हुई है और कोई भी इस आग को रोकने के लिए रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है दुनिया में? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए।